भूपेश बघेल जी। आपने रमन सिंह जी के सामने मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मगर जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के मुखिया, उनको अपार प्रेम मिल रहा है। भूपेश बघेल जी कल मोदी जी आने वाले हैं दुर्ग में 4 तारीख को। चुनाव के नाव में कौन नेता सवार, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो कोई नहीं जानता। फिर भी कयास लगाने के लिए कभी कभी चौराहों के बीच से या ज़मीनी हकीकतों से कुछ हासिल करके लाना पड़ता है इकट्ठा करके, ताकि आपके बीच में एग्जिट पोल नामक कोई चीज़ हम आपके सामने पेश कर सकें। अब कौन नेता कितने पानी में है ये हमें नहीं पता। फिलहाल हम इस स्विमिंग पूल के पानी के ठीक बगल में बैठे हैं। मेरे साथ सत्यम है और आज 2 बड़ी चीज़ें थी। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रैली थी और कांकेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। रैली नहीं थी, सभा थी, बीजेपी की बहुत बड़ी सभा थी। बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ऐसा देखने को भी मिला है। उन तमाम दोनों रैलियों से, सभाओं से क्या कुछ मिला है, निकल के आया, छन कर आया है, वो बताने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। राजनांदगांव में जो गंज चौक से रैली निकली, उस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गिरीश देवांगन जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ, जो कांग्रेस से खड़े हैं, वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर के रोड शो कर रहे थे। सत्यम वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने बातचीत की। किन सवालों पर इन्होंने तंज कसा और किन सवालों के तंज पर जवाब मिला है, वो सारी चीज़ें आज हम आपके सामने दिखाएंगे। जी, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, गिरीश देवांगन जी एक ही गाड़ी में सवार थे। दोनों आपस में बड़ा मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। तनाव बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। पहले बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं मुख्यमंत्री जी, फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं अपनी गाड़ी में सवार होकर के, क्योंकि बहुत ही गर्मा गर्मी थी, धक्का मुक्की चल रहा था, तमाम मीडिया वाले थे। हम भी कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, अपने सवाल उनके सामने रखने की। तो जाहिर है पहला सवाल था हमारा कि गिरीश देवांगन जी यहाँ के नहीं हैं, बाहरी लोग कह रहे हैं उनको, और रमन सिंह यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री एक अरसे से जीतते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको क्या लगता है ये जीत दर्ज करवा पाएंगे? तो कहते हैं ये कि कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है, और जहाँ तक बाहरी का बात है, रमन सिंह खुद बाहर के रहने वाले हैं, और ये जनता तय करेगी कौन बाहर का है और कौन अंदर का है। ऐसा उनका सवाल जवाब था उनका। दूसरा हमने पूछा कि कांकेर में मोदी जी आए हुए थे, अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं, बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी पीड़ित है। ये भी बयान आया है कि वो मुझे गाली देते, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं ओबीसी हूँ इसलिए मुझे गाली पड़ती है, ऐसा मोदी जी का कहना है। बिल्कुल, ओबीसी कार्ड यहाँ पे खेला गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद ओबीसी हूँ, अब उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये 2 शब्द उन्होंने कहा और वो चुप हो गए। फिर मैंने कहा कि आप नांदगांव में आए, कितना प्यार मिल रहा है आपको? तो बोलते हैं आप देख सकते हैं कितना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है। अंतिम सवाल था हमारा किसानों को लेकर के, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बाकियों का क्या होगा? कहते देखिए बाकी भी खड़े हैं यहाँ पर, और हमने बाकी का ध्यान रखते हुए तो हमने 500 रुपये सिलेंडर कर दिया है। मोदी जी ने तो बस दे दिया सिलेंडर। स्थिति क्या थी, चलाना कैसे नहीं पा रही थी। अब हमारी सरकार आएगी जो कि आने वाली है, हम 500 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में देने वाले हैं। जी, तो सरकारें आती हैं, सरकारों के आने से पहले उनके दावे आते हैं, लेकिन वो दावे आप भी जानते हैं कि कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तमाम सवाल देश के प्रधानमंत्री ने कांकेर के उस मंच से उठाए हैं कि फिर वो चाहे शराब का मामला हो, फिर वो भ्रष्टाचार का मामला हो, तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने उठाया है। ट्रम्प कार्ड भी खिलाया, ट्रम्प कार्ड भी खिलाया है, ओबीसी का। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये भी है कि कल जो है बीजेपी की संभावना है कि बीजेपी के जो घोषणा पत्र हैं वो जारी हो सकते हैं। तो ये भी एक विषय रहेगा देखने का कि आखिर उस घोषणा पत्र में क्या, क्योंकि एक बार जब बीजेपी धान के ही मामले में जब बोनस नहीं दे पाती है, उस मामले में हार जाती है, और उसके बाद कई ऐसे मामले आते हैं। अभी तक का क्या यहाँ का मामला आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं और उस बातचीत को आपने बहुत सराहा भी था, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले भी चुनावें काफ़ी सारी हुई हैं, वादे बहुत सारे हुए हैं। जनता कहती है कि कभी हमें छला गया है, कभी हमारे बीच से कोई निकल के आया और हमको इतना दिया है। तो क्या लगता है, क्योंकि अब जो मैच है, अब जो ये चुनाव का फर्स्ट फेज जो 7 तारीख को वोटिंग है, नांदगांव में क्या स्थिति अब पनप रही है? जो लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते आ रहे हैं, 17 घोषणा हो चुके हैं। अब जब किसी और पार्टी का, अन्य पार्टी का घोषणा पत्र आएगा तो वो नहले पे दहला हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर वर्तमान में जो घोषणा पत्र आया है, कल भी हम लोगों से बात करने गए हुए थे, जो सिलेंडर वाली बात है, ये कहीं ना कहीं लोगों के
रूह तक पहुंच चुकी है। मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए अपने भूपेश बघेल जी हैं, वो सब लोग कहते हैं किसान के लिए काम कर रहे हैं, अब तो 500 रुपये भी देने वाले हैं। प्लस जो राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था कि हम केजी से पीजी तक लोग, अब जो किसान माफ करिए जो बच्चे हैं उनका हम खर्चा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा घोषणा रहा है। अब मुझे लगता नहीं कि जो पहले घोषणा किया इन्होंने, हम पहले बात कर चुके हैं, जो पहले घोषणा करता है और उसके बाद जो अपना घोषणा पत्र लेकर आता है वो बल्लेबाजी ताबड़तोड़ कर लेता है। मगर अभी आप देखिए जो मुख्य बात थी वो मुख्यमंत्री जी ने कह दी है, सिलेंडर का बात उन्होंने कह दिया, उन्होंने शिक्षा का बात कह दिया। अब एक जो बात बची है वो एमएसपी की है, वो खोला नहीं पता कि हम कितना देने वाले हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर कुछ भी ऐलान करते हैं एमएसपी को लेकर के तो किसान पूरी भरोसा करने वाले हैं उनके ऊपर। और भाजपा कुछ भी कहती है तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के ऊपर अभी जो जनता है, जो किसान है, वो भरोसा करेगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं लग रहा है नांदगांव का चुनाव, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जैसे आप बता रहे थे एक अरसे से यहाँ पर जीतते आए हैं लगातार। और पहले जो कहानी जो किस्से थे वो ये थे कि जब हारी थी तो एक तो ये था कि बोनस की वजह से भी कहीं ना कहीं मात खाए थे बीजेपी से लोग। दूसरा ये भी है कि लगातार 15 साल तो लोगों के मन में एक जो बोरियत होती है ना, नॉर्मल इंसान बोर हो जाता है एक ही खाना खा खा कर, तो वो भी सोचता है कि कुछ चेंज है। तो उस तरह से भी एक माइंडसेट हो गया था कि अब चेंज करना है। शुरुआत में जब लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, हमें लगा कि ये नए प्रत्याशी हैं, बस माहौल शायद नहीं होगा यहाँ पर। मगर अब जो माहौल यहाँ बन रहा है आज भूपेश बघेल जी के आने के बाद, वो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। लोगों की जुबान पर गिरीश देवांगन का नाम छा चुका है। लेकिन लोग कितना बाहर उनको कह ले, मगर जो नाम है वो पहुंच चुका है। हम लोगों से बात करते हैं, बुजुर्गों से, वो कहते हैं सुबह सुबह गिरीश तुमको गार्डन में घूमता हुआ मिल जाता है, मगर आपको रमन सिंह से मिलना है, आपको बंगले जाना पड़ेगा। आप बंगले पहुंच भी जाते हैं तो कमांडो के अंदर आपको घेरे के सुरक्षा घेरे के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर वहाँ घुस जाते हैं तब जाकर के आप अपनी बात रख पाएंगे। सुनवाई होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी भी लड़ रही है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस भी लड़ रही है, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। अब जो है सिनारियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि हम लगातार जा रहे थे तो किसान के मुद्दे पर किसान बोल रहे थे कि खुल करके बोल रहे थे, लेकिन एक चीज़ है, उसी किसानों में से जैसे 5 लोगों से हम बात करते हैं तो जिनमें से 2 लोग 3 लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ किसानों की सरकार है जी, बाकियों का क्या। जैसे लेबर की बात है और भी कई सारे ऐसे जो वर्कर हैं उनकी बात है, उनको इस चीज़ से तकलीफ़ है। तकलीफ़ ये भी है कि गांव में विकास नहीं हुआ। हम एक गांव गए थे लिटिया जी। लिटिया जाने के बाद वहां पर रास्ते के बारे में जब हमने रिपोर्टिंग की तो एक शख्स जो था उसने बताया कि 15 साल जब रमन थे तो सड़कें बनी थी। तो मैंने कहा कि 15 साल थे तो 5 साल में ख़राब हो गई, तो बोले कि 5 साल अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो बिल्कुल ख़राब होगी। इस तरह से भी लोगों के मन में माइंडसेट है कि 5 साल 15 साल का काम क्या 5 साल तक हुआ है कि रोक के रखा गया था उसे खराब करने के लिए। अभी हमने जो पूर्व सांसद रहे हैं और पूर्व महापौर राजनांदगांव से मधुसूदन जी का इंटरव्यू किया था। हाँ, हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहीं एक्टिव नहीं थे आप लोग, मतलब जिस प्रकार से विपक्ष में टी.एस. सिंहदेव जब काम करते थे, भूपेश बघेल जी काम करते थे, उस प्रकार से आप लोग कहीं एक्टिव नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा कहती है कि हमें लॉकडाउन में काम करने का मौका कम मिला, उसी प्रकार से हम भी कहते हैं कि लॉकडाउन में हमको भी काम करने का मौका कम मिला है। अब दोनों के डिसीज देखिए ना, हमको भी काम करने का मौका नहीं मिला। जी, कोरोना की बात हुई, कोविड की बात आई, तो कोविड के मामले को लेकर के आज कांकेर से अपनी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना में जिस तरह से उनकी सरकार ने यानी कि बीजेपी की सरकार ने मुफ्त राशन का ये योजना वहाँ पर वो किया था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं घोटाला किया। लगातार एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्या लगता है सत्यम कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या धान का सिनारियो अब धीरे धीरे बदल रहा है? क्योंकि पहले तो ये था कि अगर किसानों के लिए अगर सरकार करती है तो वाकई कहीं ना कहीं, क्योंकि 70% जिस तरह बताते हैं कि किसान हैं छत्तीसगढ़ में, तो क्या लगता है कि क्योंकि अब यहाँ पर मैच फंसा हुआ है क्योंकि वादे की सरकार ठीक है, वादे की सरकार तो है, लेकिन 5 साल में किसानों के इतर और क्या चीज़ें हुई हैं? क्या नौकरियों को लेकर के हो, फिर वो चाहे नियमितीकरण को लेकर के हो, तो तमाम सारी चीजें यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप मार्केट भी गए थे, मोतीपुर गए थे, वहाँ के लोगों से आपने मुलाकात की, उन लोगों ने क्या कुछ कहा वो थोड़ा सा? मोतीपुर देखिए, जहाँ तक जो गिरीश देवांगन जी उनको मालूम थी कि शहरी क्षेत्र में रमन सिंह की पकड़ तकड़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी पकड़ ठीक ठाक है, मगर अब जो हम जा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, वहाँ पर
गिरीश देवांगन जी का पकड़ कहीं ना कहीं अच्छा होता जा रहा है। हम मोतीपुर गए हुए थे, वहाँ पर एक विसर्जन हो रहा था। विसर्जन के बाद जो भंडारा होता है, वैसे लोग गांव में बैठते हैं लाइन लगा करके खाना वाना खाने के लिए। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। अमूमन लोग रमन सिंह जी से नाराज हैं, लेकिन मधुसूदन जी का नाम हर कोई ले रहा है। वो कहते हैं हमें रमन सिंह से मतलब नहीं है, हमें अभिषेक सिंह से मतलब नहीं है, मधु भैया जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, तो हमने पूछा कि मतलब एक चेहरा ऐसा है जी। मतलब कि और उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा मधु जी दिखाएगा। का जो दिल है वो कचोटता भी है। हमने पूछा, आपका भी नाम आ रहा था, लोग आपका भी नाम लेते हैं टिकट के लिए। तो उन्होंने कहा रमन सिंह ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श में पहुंचा दिया, तो मैं दावेदारी नहीं करूंगा। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लोग पसंद तो करते हैं मगर जो पार्टी चाहेगी वही होगा। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था हर कि वो जगह का पार्टी- यही है। जी चाहे कितने कहीं के भी नेता हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, जिनसे भी पूछा जाए तो उनके पास एक टैग जरूर रहता है कि जो आला कमान चाहेगा वो होता है। हालांकि आला कमान के इधर वो अगर एक किनारे सोचते हैं तो काफ़ी कुछ सोच जाते हैं। अब यहाँ से कांकेर में जिस तरह से हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री को लग रहा है कि उनके आने से या फिर रैली करने से चीज़ें थोड़ी सी बदलती नजर आएंगी। तो देश के प्रधानमंत्री का आना और लगातार सभा, दुर्ग में भी सभा होने वाली, तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले भी लगातार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, स्टार प्रचारक के रूप में जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि चेहरे का चुनाव, जिस तरह से हम बोल रहे थे, तो माइंडसेट चेंज होगा चेहरा देख के? मोदी जी को आप देखते हैं गेम चेंजर कहा जाता है। वो गेम जहाँ भी चेंजर, जाते हैं बिल्कुल। मतलब माहौल बदल देते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हिंदू लग रही है। कौशल्या माता का मंदिर आप देख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कौशल्या माता का राम वन पद्गमन देख लीजिए। राम वनगमन पथ, बिल्कुल। राम को लेकर के जिस तरह से भगवान राम के पद चिन्हों को लेकर के वो लगातार मंदिर बना रहे कांग्रेस सरकार। जैसे गिरीश देवांगन जी हैं जिन्हें भांचा कहा जा रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जा रहा है। कनेक्शन जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी चीज़ देखी जा रही है। भांचा शब्द का यहाँ पर उच्चारण है और वो कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपने नेता से कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो ठीक है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ और कहा है, जैसे छत्तीसगढ़ियावाद की बात आती है, उन्होंने एक और कहा है गारंटी के साथ कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो यहाँ पर भी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में यहाँ पर शिक्षा वो की जाएगी। जो काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं वो उसी लाइन पर वो बोले जा रहे हैं। पहले मतलब ये हम होता था कि छत्तीसगढ़ करेंगे, ये जिस तरह करेंगे। से प्रधानमंत्री करते हैं वही देख करके सीएम नई नई योजना लाते हैं। अब ये उल्टा हो गया है। अब देखिए मोदी जहाँ जाते हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं। पूरे भाषण में कहीं भी हिंदुत्व की बात यहाँ नहीं कर रहे। उनको मालूम है भूपेश बघेल ज्यादा हिंदू है, मुझसे बड़े हिंदू यहाँ लग रहे हैं। वो राम जी का मंदिर बना रहे हैं और जहाँ कल्चर है यहाँ की, सोटा खा रहे हैं, गेड़ी चढ़ रहे हैं, तो उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या ट्रम्प खेल रहे हैं, मैं ओबीसी हूँ, लोग मुझे गाली देते हैं क्योंकि मैं ओबीसी हूँ। तो आज हमने सीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं तो खुद ओबीसी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उनको लगता है वो लोग गाली दे रहे होंगे छत्तीसगढ़ में ओबीसी को। मतलब जो माहौल है अब पूरी तरह से अब एकदम बैट और बल्ला लेकर के एकदम से चढ़ गए हैं कि अब तो भैया खेलना है, सिक्सर मारने हैं, चौके मारने हैं, क्योंकि अब मौका यही है। एक दो रन बनाने से कुछ नहीं होगा किसी के लिए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए मुझे लगता है उतने कुछ मुद्दे नहीं हैं। सारे धान का मुद्दा तो भूपेश बघेल जी खेल ही रहे हैं। एक मुद्दा उनके पास है, वो शराबबंदी का। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब अगर भाजपा कांग्रेस कहती है हम शराबबंदी करेंगे तो कोई भरोसा करने वाला है उनके ऊपर, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा ही था 5 साल बीत चुके। लेकिन ये गंगा जल वाली क्या कहानी है, इसको अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। अब नेताओं से बात करेंगे कांग्रेस के, वो कहते हैं हमने, किसने कह दिया हमने गंगा जल को पकड़ा था, या किस बात को लेकर के हमने गंगा जल की कसम खाया था। अब कैसे कह सकते हैं, कुछ पटा शेप नहीं हो पाया सही मायने में कि किसने गंगा जल पकड़ा था। टी.एस. सिंह को जो नाम लेते हैं, मगर बाबा साहब भी कहते हैं कि मैंने उस वादे को लेकर के गंगा जल नहीं पकड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं और लगातार चुनाव के अपडेट्स को लेकर के तो हम चल ही रहे हैं, साथ ही और यहाँ से बाहर जो सीट हैं वहाँ का क्या हाल चाल है वो भी थोड़ा सा आपको बताते चलें। जिस तरह से भिलाई में अभी मैं गया हुआ था, वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बदलता नज़र आ रहा है। चाहे वैशाली नगर सीट हो, अब तक रिकेश सेन का नाम आ रहा था, अब मुकेश चंद्राकर कहीं ना कहीं बढ़त पे चल रहे हैं। संगीता शाह का हमने नाम लिया था जी, संगीता शाह भी दावेदारी कर रही हैं और जयप्रकाश यादव ने तो नामांकन भर भी दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इन नेताओं से जो बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे, जब एक ग्रुप है
एक जत्थे से अगर टुकड़ियां काट ली जाएं तो वो तो सब अलग अलग हो जाएंगी। तो बिल्कुल बड़ा वैसा ही पेचीदा मामला है वैशाली नगर बहुत का। पेचीदा मामला है। त्रिकोण मामला हम सुनते हैं, वहाँ चौकोड़ मामला हो चुका है। ये चीज कांग्रेस के साथ नहीं है, इसका प्लस कांग्रेस को वैशाली नगर में मिल सकता है। और यहाँ पर रिकेश सिंह कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर जो है रिकेश सिंह को पटकनी दे कांग्रेस सकते लोग तैयारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर का साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इंद्रजीत सिंह छोटू के साथ में गाड़ी में बैठकर घूम रहे हैं, बिल्कुल। तुलसी साहू उनके साथ में घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध नहीं नजर आ रहा है जिस प्रकार से भाजपा में नजर आ रहा है। अंदरूनी विरोध जो भी हो, लेकिन कांग्रेस का प्रत्यक्ष वो हाँ, नहीं- लेकिन बीजेपी में तो खुल के विरोध हो रहा है। गीता शाह के आने से कहीं ना कहीं रिकेश सिंह को नुकसान पहुंचने वाला है। नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही जो बीजेपी वशिष्ठ नारायण के मिश्रा भी आ रहे हैं। वशिष्ठ नारायण मिश्रा चूंकि पुराने कद्दावर नेता रहे, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि समाज को वो साधेंगे। दूसरी ये भी चीज़ है कि उसी विधानसभा से एक शख्स और लड़ रहा है जो पिछले 4 बार से चुनाव लड़ चुका है, और ये 5वीं बार उसका चुनाव है। उसे हार जीत की परवाह नहीं है, लेकिन वो खड़े हर बार होता है। जी। शंकर लाल साहू नाम है, मुक्ति धाम में जो मुखाग्नि करते हैं, लाश जलाते हैं, 8,000 वो वोट काम उन्हें करते मिला भी हैं। था। पिछले 32 साल से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं रामनगर में। तो 8,000 वोट भी पा करके वो आए थे एक बार। और कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका साफ एक शब्द था कि मैं मतलब ऐसे व्यक्तित्व का नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी के बड़े पार्टी के बुलाने से मैं चले जाऊँ। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वैशाली नगर में तो टुकड़ियों में सारी चीज़ें बढ़ गई, चाहे वो बस्तियाँ हों, चाहे वो बड़े क्षेत्र हों, अटल आवास हो, चाहे वो और भी बड़े जो जगह हों। और नेहरू नगर का एक सिरा तो मतलब मेरे ख्याल से संगीता शाह के पक्ष में आता है, और उसी तरफ से नेहरू नगर के उसी रास्ते से आते हैं जयप्रकाश यादव। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो सिनेरियो बिगाड़ सकती हैं रिकेश सिंह का। तो वहाँ से हारने की शायद अगर कयास लगाया जाए तो कहीं ना कहीं रिकेश को चोट लग सकती है। जी। वैशाली नगर के बाद भिलाई नगर विधानसभा हॉट सीट है वो भी, क्योंकि वहाँ से प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं। तो वहाँ का ऐसा कुछ ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे वहाँ के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं। तो वो अपना मत तभी बताएंगे जब उस समय पता चलेगा। फिलहाल जो सिनारियो वहाँ पर चल रहा है वो ये है कि देवेंद्र यादव का जो पलड़ा है वो अभी भी भारी है, कहीं ना कहीं थोड़ा ना भारी लग रहा है। भारी लग रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं वहाँ की। दुर्ग को लेकर के एक बड़ा चेंजेस हुआ। लगातार आप रिपोर्टिंग किए थे, गजेंद्र यादव से भी आपने बात की, साथ ही जो अन्य प्रत्याशी हैं अरुण वोरा जो हमने रिपोर्टिंग की थी, गजेंद्र यादव कोई पहचान नहीं रहा है। वो माहौल अभी बिल्कुल बदल चुका है। माहौल तो बदल चुका है, लोग मतलब ऐसा माहौल बदल गया है कि हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि गजेंद्र यादव हो सकते हैं। मतलब एक समय जब उन्हें कोई जानता नहीं था, आज वो समय है। मैं भिलाई बहुत अच्छा काम किया ज़मीन पर उन्होंने, और कहीं ना कहीं लोग उन्हें जानने लगे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मामला जो है वो 50-50 का हो चला है। अगर ये हारते भी हैं तो ज़्यादा वोट से नहीं हारेंगे, ये 5,000 वोट से या 6,000 वोट से हारेंगे। तो सोचिए, जिस प्रत्याशी को लोग चंद पे जब उनका नाम जानते नहीं थे, जब वो पहले रैली कर रहे थे तो उनके जानते नहीं। आज की डेट में लोग ये कह रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। अरुण वोरा जो 1993 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्हें हरा सकते हैं। मोतीलाल वोरा जी के जो सुपुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं मोतीलाल वोरा जी सुपुत्र को काम करना पड़ेगा, क्षेत्र में अभी घूमना वहाँ पुत्र सुपुत्र वाली ही चीजें हो रही हैं, क्योंकि गजेंद्र यादव के पिता जो है आरएसएस के वहाँ पे पुरोधा रहे हैं जी, और इसीलिए उनके पिता के माध्यम से उन्हें जानते हैं। ठीक अरुण वोरा जैसे मोतीलाल वोरा के, हालांकि वो तो जीतते हुए आए हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे सिनारियो हैं इलेक्शन। और अब तक तो सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। जिस तरह मैंने पानी से शुरुआत की थी, तो पानी को जिस रंग में ढाला जाए वो उस रंग का हो जाता है। नेताओं का नहीं पता। अब देखते हैं, घोषणा पत्र जब सामने आते हैं और जब वादे सामने आते हैं, तो एक अनुरोध उन छात्रों से ये भी रहेगा कि जब वादे आए ना, तो उन्हें अपनी कॉपी में दबा कर रख लें, क्योंकि जब 5 साल बाद जब सरकार बदलने की बात आए, जब आपका फिर से अधिकार आए वोट डालने का, तब आप सवाल पूछ सकें। सवाल पूछते रहिएगा, हम भी सवाल पूछते हैं और जो जवाब आता है आपके सामने रखते हैं। इसी तरह केपी न्यूज़ की टीम लगातार कूच जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के ज़मीनी हकीकतों को बयां कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे जो होगा उसकी रिपोर्ट भी हम लगातार इसी तरह आपके बीच लाते रहेंगे। शुक्रिया। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मगर जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के मुखिया, उन्हें जो अपार प्रेम मिल रहा है। भूपेश बघेल जी, कल मोदी जी आने वाले दुर्ग में 4 तारीख को।
मतलब भूपेश बघेल अकेला मोदी को हिला देगा। ये भूपेश बघेल जी जो है मोदी जी को भी हिलाने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है।